सो हाय डियर लर्नर एंड वेलकम टू फिजिकल एकेडमी। आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि डेली वीडियो जा रही है आपके लिए, चाहे आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं चाहे केमिस्ट्री के, तो रेगुलरिटी के साथ आपके लिए IIT-JEM आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2022, आइदर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 या 2022 आपका पेपर है, तो आपके लिए डेली यहाँ पे वीडियोज़ मिलती है। और साथ ही साथ जैसे कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे मान लो CU सेट का एग्ज़ाम है या BHU एग्ज़ाम है या JNU एग्ज़ाम है या DU का एग्ज़ाम है या जेस्ट का एग्ज़ाम है, TIFR का एग्ज़ाम है, नेट का है, गेट का है, इन एग्ज़ाम की जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, एग्जामिनेशन डेट, कोर्स स्ट्रक्चर, किस तरीके से इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाती है। ठीक है, तो बस आपको जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को यानी कि चैनल को फ्री में क्या कर देना है, सब्सक्राइब करना है। तो अगर बात की जाए, हमारा जो लेक्चर चल रहा है भाई वो किस पे चल रहा है, वो चल रहा है क्वांटम पे। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर और लगेंगे क्वांटम में। आज मैं बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स, डार्क नोटिफिकेशन और उसके साथ साथ जो हिल्बर्ट स्पेस है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। लीनियर वेक्टर स्पेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के चीज़ों को देखेंगे कि किस तरीके से वर्क करती है। तो अगर मैं लीनियर वेक्टर स्पेस के बारे में बात करूं, क्वांटम मैकेनिक्स में एक लीनियर वेक्टर स्पेस होता है। तो लीनियर वेक्टर स्पेस एक ऐसा स्पेस है विच कंटेन, है ना, आप कह सकते हो कि अ स्पेस विच कंटेन सेट ऑफ वेक्टर। यहाँ पे क्या हो, कुछ सेट ऑफ वेक्टर हो, φ1 φ2, है ना, स्टेट्स है, दीज आर द क्वांटम मैकेनिकल स्टेट विद स्केलर, ओके, विद स्केलर ABC, ऐसा। तो इस स्पेस को हम कहेंगे लीनियर वेक्टर स्पेस, सच काइंड ऑफ स्पेस कॉल्ड लीनियर वेक्टर स्पेस। एंड ये जो आपके इनका कॉम्बिनेशन है वेक्टर और स्केलर का, दे शुड फॉलो द एडिशन रूल। कि जैसे अगर आप दो हम क्या करें, देखिए इसको ऐड कर ले, मान लो मैं कैट वेक्टर बना देता हूँ। एक अल्फा है लीनियर वेक्टर, यहाँ पे हमारे पास वेक्टर, और एक बीटा है। तो इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास मान लीजिए गामा प्लस जीटा एक नया सेट ऑफ वेक्टर आए। तो ये सेट ऑफ वेक्टर ऑल्सो बिलोंग टू द सेम स्पेस। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, इन दोनों को कॉम्यूटेटिव लॉ जो होता है एडिशन का, यानी कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, कम्यूटेशन लॉ को फॉलो करना चाहिए। तीसरी, एसोसिएटिव लॉ फॉलो होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए अल्फा, है ना, और प्लस इस तरीके से बीटा प्लस इस तरीके से गामा है, तो आप एसोसिएटिव लॉ की हेल्प से इसको ऐसा लिख सकते हैं कि मान लीजिए अल्फा बीटा, तो ये ब्रैकेट आप कहीं भी लगाएं, इससे कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। तो एडिशन के लॉज फॉलो होने चाहिए। चौथा नियम ये फॉलो होना चाहिए कि अल्फा को किसी जीरो वेक्टर से आप ऐड करोगे वेक्टर स्पेस, तो अगेन अल्फा आना चाहिए। अगर आप इस लॉ को फॉलो करें तो ये वाला लॉ भी फॉलो होना चाहिए कि जीरो वेक्टर आ जाए यहाँ पे। तो अगर अ सेट ऑफ वेक्टर फॉलोइंग ऑल दीज कंडीशन, ये जितनी मैंने 4 की 4 5 की 5 कंडीशन लिखी है, ये सारी की सारी एडिशन की कंडीशन है। तो एनी सेट ऑफ वेक्टर विच सेटिस्फाई ऑल दी फॉलोइंग कंडीशन, इन सारी फॉलोइंग कंडीशन को अगर कोई सेट ऑफ वेक्टर मेरे बच्चों फॉलो कर रहा है तो उसको कहते हैं लीनियर वेक्टर स्पेस। साथ ही साथ इसी तरीके से जो मल्टीप्लिकेशन के लॉ होते हैं, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, वो सारे भी यहाँ पे क्या होने चाहिए, फॉलो होने चाहिए। तो आप उसको कहेंगे कि ये सेट ऑफ वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट लीनियर वेक्टर स्पेस। बहुत बेसिक सा फंडा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टूड, है ना। दूसरा होता है हिल्बर्ट स्पेस। तो हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, कंफ्यूजन अगर आपके है ना, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स स्पेस है, अ कॉम्प्लेक्स स्पेस विच कंटेन, ओके, विच कंटेन काउंटेबल, है ना, काउंटेबल वेरिएबल जहाँ पे हो, काउंटेबल वेक्टर जहाँ पे हो, है ना। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स होने चाहिए, अनकाउंटेबल यहाँ पे वेक्टर्स है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिल्बर्ट स्पेस एक कॉम्प्लेक्स स्पेस है विच कंटेन काउंटेबल एंटिटीज। जैसे 3 डायमेंशनल स्पेस है,
है ना, रियल 3 डायमेंशनल स्पेस है, कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल स्पेस है, वो सब के सब किसके अंदर आते हैं, हिल्बर्ट स्पेस के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट रहता है, हिल्बर्ट स्पेस से एज इट इज कोई भी इस तरीके का मतलब सीधे साधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, इसकी संभावना बहुत कम रहती है। अब हम ड्राग नोटिफिकेशंस के बारे में बात करें, है ना, अगर हम बात करें ड्राग नोटिफिकेशन के बारे में तो हमारे पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन, प्लीज़ ध्यान रखिएगा इसको, फिर पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में चलेंगे। तो ड्राग नोटिफिकेशन में क्या होता है, जैसे अगर आप ये कोई साई है, साई क्या है, यहाँ पे वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इट गिव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट वेव, जैसे साई सिंपल श्रोडिंगर नोटिफिकेशन में यूज करते थे, यहाँ पे एक सिंपल साई को यानी कि वेव फंक्शन को हम कैट वेक्टर ऑफ साई से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड कैट वेक्टर ऑफ साई। अगर आप साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करते हैं तो यहाँ पे भी इस साई का क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो ये क्या आ जाएगा, दिस कैट वेक्टर कन्वर्टेड इनटू योर ब्रा वेक्टर ऑफ साई। तो इस नोटिफिकेशन को क्या कहते हैं, ड्राग नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती थी -∞ टू इन्फिनिटी साई स्टार साई dx, इसकी वैल्यू 1 होती थी। तो सेम ड्राग नोटिफिकेशन में आप साई इंटू साई को क्या लिखेंगे, ये यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन चेंज हो गई। क्लियर है, इस बात को समझिएगा क्या हम डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे ए साई है तो हमने इसका कॉम्प्लेक्स किया तो ए स्टार हो गया और कैट वेक्टर किस में कन्वर्ट हो गया, ब्रा वेक्टर में। तो जस्ट नोटिफिकेशन का डिफरेंस है। तो ड्राग नोटिफिकेशन में दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि वेव फंक्शन को यहाँ पे कैट वेक्टर ऑफ साई से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, और दूसरा अगर उसका कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं तो ब्रा वेक्टर ऑफ साई हो जाएगा। अब इसके अंदर क्वांटम मैकेनिक के पोस्टुलेट आपको ध्यान रखने हैं। जैसे यहाँ पे जो पहला पोस्टुलेट कहता है कि जो हमारा किसी भी क्वांटम मैकेनिकल स्टेट है ना, जो क्वांटम मैकेनिकल स्टेट है, कोई भी क्वांटम मैकेनिकल स्टेट है रिप्रेजेंट कर जा सकती है, रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ स्केलर। ठीक है, जैसे हम वहाँ पे श्रोडिंगर नोटिफिकेशन में साई से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट की जा सकती है, कैट ऑफ साई से रिप्रेजेंट की जा सकती है। अगर phi1, phi2, phi3 आर सेट ऑफ लीनियरली ऑर्थो, है ना, इंडिपेंडेंट स्टेट है ना, आर इंडिपेंडेंट स्टेट, दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। तो इनका जो सम होगा बच्चों, यानी कि इनका जो सम होगा, मान लीजिए दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट स्टेट हैविंग प्रोबेबिलिटी, है ना, हैविंग स्केलर मतलब प्रोबेबिलिटी आप कह सकते हो C1 C2, है ना, C1 mod स्क्वायर C2 mod स्क्वायर सो ऑन। तो इनका जो एक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि C1 phi1 प्लस C2 phi2 C3 phi3, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट अ क्वांटम मैकेनिकल स्टेट। इसको कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या कहा मैंने, इफ phi1 phi2 phi3 आर सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है, तो उनका जो कॉम्बिनेशन है इज ऑल्सो रिप्रेजेंट द क्वांटम मैकेनिकल स्टेट। क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। अब आपको देखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर आउटकम हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहले तो ये समझ लीजिए, इन सबको ऐड किया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साई को समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी जितने भी हैं, है ना, Cn phi n, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब
कोई भी क्वांटम मैकेनिकल स्टेट इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ऐसा हो जाएगा समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू सो ऑन, जहाँ तक भी है Cn स्टार फाई का ही कैट वेक्टर कन्वर्टेड इनटू योर ब्रा वेक्टर। तो अगर मैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज करता हूँ यहाँ पे, इफ आई यूज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इट बिकम्स Cn मॉड स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे फाई n और फाई n हो जाएगा, तो Cn मॉड स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1। तो ये होती है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। इसका मतलब क्या है, Cn मॉड स्क्वायर 1 होने का मीन क्या है ये समझ लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय Cn मॉड स्क्वायर इक्वल टू 1? कि अगर मैं C1 मॉड स्क्वायर प्लस C2 मॉड स्क्वायर प्लस C3 मॉड स्क्वायर प्लस सो ऑन करूँ तो हमेशा 1 आएगा। इसका मतलब आपका वेव फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज है। दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। लॉट्स एंड लॉट्स टाइम क्वेश्चन गोइंग टू आस्क फ्रॉम मी, है ना, इन एग्जाम। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको ढेरों बार मिलेगा, आपको कई बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर यू एबल टू डू द क्वेश्चन, ध्यान रखना आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम मैं बता रहा था, तो आपने क्या किया, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉन डिजेनरेटेड वैल्यू, आइगन वैल्यू मिली आपको, मान लीजिए किसी ऑपरेटर की, पर्टिकुलर किसी ऑपरेटर को आपने स्टेट पे ऑपरेट किया, तो किसी स्टेट पे उसकी नॉन डिजेनरेटेड आइगन वैल्यू मिली, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो क्या होगी, उस पर्टिकुलर स्टेट की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी Cn मॉड स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ n जितने भी है Cn मॉड स्क्वायर। ठीक, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे 1 ऐसे है, मान लो फाई 1 है, 2 फाई 2 है, इस तरीके से दिया है। तो अगर आपको सेकेंड स्टेट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, इसकी, तो क्या हो जाएगा, इसका मॉड स्क्वायर अपॉन इन दोनों का सम मॉड स्क्वायर का। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ आउटकम, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नॉन डिजेनरेटेड आइगन वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग टू दिस यू गिवन बाई p इक्वल टू Cn मॉड स्क्वायर अपॉन दिस। नेक्स्ट होता है मेरे भाई एक्सपेक्टेशन वैल्यू, यानी कि एवरेज वैल्यू, है ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर। देखो, अगर तुम श्रोडिंगर नोटिफिकेशन में पढ़ते थे तो कोई ऑपरेटर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी साई स्टार ऑपरेटर साई dx अपॉन उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी साई स्टार साई dx करते थे। यहाँ पे अगर हमने इस ऑपरेटर को ऑपरेट करा रखा है, कहानी अब भी सेम है, Cn ऑपरेटर फाई n अपॉन जो भी वेव फंक्शन है इस तरीके से, या हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इनटू उसकी करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। जैसे हमें ई की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो ये करेंगे, प्रोबेबिलिटी एंड आइगन वैल्यू। जैसे साई इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, लीनियर स्टेट, तो हर स्टेट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है और उस एनर्जी की उस स्टेट में प्रोबेबिलिटी क्या है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एवरेज वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहलाएगी। एवरेज वैल्यू या क्या कहलाएगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। यानी कि Pn An जो ऑपरेटर है उसको हमने अलग अलग स्टेट पे ऑपरेट करा रखा है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको अलग अलग आइगन वैल्यू मिल रही है, तो प्रोबेबिलिटी इनटू An इज रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इज रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके नेट वगैरह में पूछा जाता है, जेस्ट में पूछा जाता है, या गेट में पूछा जाता है, जैम में पूछा जाता है, वेव फंक्शन आफ्टर टी टाइम, लेट्स से साई इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन नोन है, तो ये क्या है, स्टेट किसी क्वांटम मैकेनिकल फंक्शन की, किसी भी क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल की वेव फंक्शन है ये एट t इक्वल टू 0, यू रिक्वायर द वेव फंक्शन एट टाइम t, तो ये क्या हो जाएगा, साई 0 e टू द पावर, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, e टू द पावर -i इंटू h
अपॉन एच कट इंटू टाइम। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द टाइम इवोल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन। तो टी टाइम के बाद आपको इस तरीके से वेव फंक्शन मिलेगा। तो जितने भी मैंने इसमें पैरामीटर्स आपको पढ़ा रखे हैं, जितने भी पैरामीटर आपको पढ़ाए, एक्स वाई जेड, कोई भी पैरामीटर, ऑल द पैरामीटर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वांटम मैकेनिकल स्टेट इज गिवन बाय ए बाई 2 phi 1 प्लस 2 बाई 3 phi 2 प्लस 3 बाई 4 या 3 बाई 2 phi 3। ओके, फाइंड वैल्यू ऑफ ए इफ साई इज नॉर्मलाइज्ड। साई अगर नॉर्मलाइज्ड हो तो क्या करोगे, ए मॉड स्क्वायर अपॉन 4 C1 मॉड स्क्वायर प्लस C2 मॉड स्क्वायर प्लस C3 मॉड स्क्वायर, 3 3 जा 9/4 इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी। अगर आपसे कहे कि इसमें किसी ऑपरेटर को ऑपरेट कराया और करस्पॉन्डिंगली आपको अलग अलग स्टेट में एनर्जी आइगन वैल्यू गिवन है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ दैट ऑपरेटर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी इनटू एनर्जी, प्रोबेबिलिटी इनटू एनर्जी, प्रोबेबिलिटी इनटू जो भी इसमें मतलब आइगन वैल्यू मिल रही है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो एवरेज वैल्यू निकल जाएगी। सो प्लीज रिमेंबर दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। ओके, तो ये जैम के सिलेबस में आता है, या जैम या अदर एमएससी एंट्रेंसेस में भी पूछा जाता है। हम कवर करेंगे, हम गेट के सिलेबस को, जेस्ट के सिलेबस को और टीएफआर के सिलेबस को भी कवर करेंगे। फिलहाल जो हमारे माइंड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अभी जैम का एग्ज़ाम है, उसके बाद हम ड्यू वगैरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो। ठीक है, देखने के बाद बिना सब्सक्राइब किए जाओगे तो पाप लगेगा आपको। तो कल के जो लेक्चर होगा भाई, उस लेक्चर में हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल प्रॉब्लम, जहाँ पे हम पोटेंशियल बैरियर, हार्मोनिक पोटेंशियल, पार्टिकल इन अ बॉक्स, सिमेट्रिक, इनसिमेट्रिक एंड बाउंड स्टेट प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे होंगे। तो गॉड ब्लेस यू, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टाटा, बाय बाय।